आदतें डालनी होगी। आपने कई बार देखा होगा कि प्रतियोगिताओं से विजेता के साथ साथ प्रतिभागियों को भी पुरस्कार दिया जाता है ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके और विजय प्राप्त करने के लिए परिश्रम से कार्य करने को एक आदत बनाए। हर आदमी की नींव एक विशेष सोच होती है और वही आपका भाग्य बन जाती है। कैसे आपका भाग्य आपके हाथ में है? भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य है अच्छी सोच बोइए, अच्छे कर्म पाइए। अच्छे कर्म बोइए, अच्छी आदतें पाइए। अच्छी आदतें बोइए, अच्छा चरित्र पाइए। अच्छा चरित्र बोइए, अच्छा भाग्य पाइए। अर्थात आपका भाग्य आपके हाथ में है। सभी लोग अपना भाग्य अपने हाथ में लेके, कई बार जब हम अपनी आदतें नहीं बदलते तो हम उस पेड़ की तरह हार जाते हैं जो एक अमर बेल दूसरे के सहारे पर रहने वाली पीली बेल से घिरा हुआ होता है, मगर बेल के पूर्ण रूप से वयस्क और हरे हरे लहलाते हुए पेड़ को बर्बाद कर सकती है। अमर बेल के विषय में यह कहा जाता है कि यह बहुत ही छोटी और परिपक्व बेल की तरह प्रारंभ होती है जो सूर्य भोजन नहीं दे सकती। यह पूर्ण वयस्क हरे भरे पेड़ों को से सहायता लेती है और उनसे भोजन और सहारा लेकर धीरे धीरे बढ़ती है और पेड़ के साथ ही साथ उसकी चोटी पर चढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब बेल चोटी पर पहुंचकर स्वयं का इस प्रकार से पालन पोषण करती है कि पूरे पेड़ को ही सभी पत्तियों को ढक लेती है और इन तक आ रही रोशनी को रोक देती है। पेड़ का धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही पेड़ सूखता जाता है अक्सर बेल बढ़ती जाती है और एक समय आता है जब पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अर्थात जब अमर बेल पूरा निकल जाती है तब भी उसकी स्वयं भोजन न बनाने की प्रवृत्ति नहीं बदलती और वे पेड़ से ही भोजन लेना चाहती है। वह धीरे धीरे सूखने लगती है और एक समय आता है जब दोनों पेड़ और अमर बेल पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है कि पेड़ और बेल दोनों अपनी मूल आदतों को नहीं बदल रहे और यही कारण है कि दोनों को जल्दी ही मरना पड़ता है। जो पेड़ अमर बेल को सहारा और खाना नहीं देते वे लंबे समय तक जीवित रहते नहीं थे। बेल अपनी भोजन और सहारे के लिए पेड़ पर निर्भर की आदत को बदल रही है और न ही पेड़ उसे भोजन और सहारा देने की आदत को, एक बुरी आदत का प्रतीक जो एक दिन इसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। दोनों ही जिद्दी हैं, जीवित रहने के लिए भी आपसी आदत को नहीं बदलना चाहते और तुरंत समाप्त कुछ ऐसी पड़ जाती है कि जिंदगी को तबाह कर देती है। आइए अपने जीवन की आदतों के मूल्य को समझे। हमारे अंदर भी अमर बेल की तरह कुछ विनाशकारी आदतें हो सकती है जो हमारी जान भी ले सकती है। वे आदतें धूम्रपान, शराब, जुआ और इससे भी घातक आदतें जैसे नकारात्मक सोच। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इनसे ज्यादा खतरनाक भी कोई चीज है। आप सोचिए दोस्तों, धूम्रपान, शराब, जुआ और इससे भी घातक आदतें जैसे नकारात्मक सोच। इसको ध्यान करिएगा दोस्तों, आज नया साल होना है इसलिए बता रहा हूं। इनसे भी ज्यादा खतरनाक है नकारात्मक सोच, नाराज होना, जिसमें नाराज होते हो, आलोचना करना, टाल मटोल करना, निठल्लापन आदि है जो हमें असफलता, खराब सेहत और अंत में संपूर्ण हानि की ओर ले जा रहा है। या तो आपको इन उपयोगी और विनाशक आदतों को सहारा देना बंद करना होगा, अन्यथा वो निश्चित ही आपको सफलता से रोक लेगी। जीवन में सफल होने के लिए कुछ उपयोगी आदतें होना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी अपनी सकारात्मक आदतों को विकसित करना पड़े या आपको नई उपयोगी आदतें धारण करनी पड़े,
आइए कुछ सकारात्मक और उपयोगी आदतों के विषय में समझते हैं जो जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी सहायता कर सकते हैं। उपयोगी आदतें क्या हैं दोस्तों? कभी किसी भी व्यक्ति या विषय की आलोचना न करें। आज आपको सीखने की जरूरत है दोस्त, कभी भी किसी व्यक्ति या विषय की आलोचना न करें। बहुत लोग होते हैं जो लोगों की आलोचना करते रहते हैं कि ये काम नहीं करते, ये है वो है। लगभग सभी मनुष्यों में एक आदत होती है और वो इस आदत का आनंद उठाते हैं। बहुत लोग की इसमें मजा होता है। तो ज्यादा अपने टाइम को व्यर्थ करती है या उन्हें सबसे अधिक स्फूर्ति प्रदान करने वाली आदत है। इस आदत के कारण वो अपना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय इस जानलेवा आदत का आनंद उठाने में बिता देते हैं। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इसे आलोचना करने की आदत कहते हैं। कुछ लोगों को दूसरे लोग प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं की आलोचना में आनंद मिलता है। वैकल्पिक रूप से वो लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय की जब भी उन्हें अवसर मिलता है कभी कहीं भी आलोचना कर सकते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ मूर्ख व्यक्तियों को देखते हैं तो हतोत्साहित न हो, आप उन पर शासन करने के लिए। पहली उपयोगी आदत जो हम आज सीख रहे हैं वह यह है किसी भी की आलोचना न करना। आलोचना हमारे सामाजिक संबंधों को पूर्णतः समाप्त कर देती है। हमें इसे एक आधारभूत नियम की तरफ लेना है और निरंतर अंतराल यह देखना है कि हम कहीं आलोचना करने का आनंद तो नहीं उठा रहे। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति, विषय या व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं है और हमें किसी की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां हो सकती हैं। यदि हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो हम उससे बात ना करें, परंतु हमें हर स्थिति में उसको आलोचना करने से बचना चाहिए। निम्नलिखित कहानी से यह शिक्षा सीखा जा सकता है कि एक बुद्धिमान राजा ने इस विषय पर हल निकाला। आप सीखेंगे जब आप किसी और व्यक्ति की स्थिति में होते हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आइए हैरी जो आलोचना की आदत का शिकार था, कहानी से शिक्षा करते हैं। लटकती तलवार। एक बार एक विद्वान हरी, उसने बहुत बार अपनी सार्थक को सिद्ध किया और लोग उसकी उपलब्धियों के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। जैसा हमने इस अध्याय के प्रारंभ में चर्चा की, हम सभी के कुछ सशक्त और कुछ नकारात्मक पल होते हैं। हरी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह भी आलोचना के रोग से ग्रस्त था। एक दिन उसके देश का राजा शहर में सादे वस्त्र और अलग वेशभूषा में घूम रहा थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उन्होंने अपने स्थानों पर घूमकर देखा कि लोग अपने राज्य के बारे में और अपने राजा के बारे में क्या कहते हैं। जब वो एक नदी के पास पहुंचे जहां लोग स्नान कर रहे थे और सामान्य विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हरि को विभिन्न विषय पर धारा प्रवाह बात करते हुए सुना। बहुत से बुद्धिमान लोग आकर्षित उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। राजा स्वयं उसे सुनना चाहते थे। हरि ने राज्य की आधारभूत सुविधाओं, प्रशासन, लोगों को प्राप्त सुविधाएं, जन कल्याण नीतियों की नियोजन एवं उनके क्रियान्वयन में अंतर पर उत्तम व्याख्यान दिया। अपनी आदत के अनुसार उसने राजा तक की आलोचना प्रारंभ कर दी और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को खुली चुनौती दी। उसने कहा कि राजा अपने आप में और महल में इतना व्यस्त है कि उसे नदी के गांव तक सिंचाई की व्यवस्था करने की भी चिंता नहीं है। राजा की इस विषय पर आलोचना करने में दूसरों ने भी उसका साथ दिया। चोट मारने के लोहा गर्म होने की प्रतीक्षा न करें, लोहे को गर्म करने के लिए उस पर चोट मारते रहें। राजा जब यह बात सुन रहे थे, इस बात से काफी दुखी हुए कि वो गांव वालों की सिंचाई योजना पर ध्यान नहीं दे पाए, परंतु वह हरि से भी उनकी अनुपयोगी आलोचना के कारण अप्रसन्न हुए।
उन्होंने इस मुद्दे का बहुत ही सकारात्मक ढंग से निपटारा करने का निश्चय किया और अपने महल की ओर चल पड़े। कुछ दिन बाद राजा के महल में एक संदेहवाहक हरि के पास राजा के महल में सिंचाई के विषय और विकास पर राजा और उसके मंत्रियों के साथ चर्चा करने के लिए निमंत्रण लेकर पहुंचा। हरि ने इस पर गर्व महसूस किया और निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वह प्रसन्नता से झूम रहा था क्योंकि महल में जाने, राजा का अतिथि बनने और स्वयं राजा से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की सलाह देने का यह निर्णय उसके सम्मान का प्रतीक था। दोस्तों, हरि का महल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वह राजा से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था और महल को अंदर से देखना भी चाहता था, क्योंकि उसने महल की निर्माण कला की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था। कुछ ही देर में स्वयं एक मंत्री ने हरि का स्वागत किया। उसे राजा और मंत्रियों की सभा में मिलने से पहले भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। हरि को बहुत भूख लगी थी और वो महल के भोजन का स्वाद चखने के लिए आतुर भी था, क्योंकि यह राज्य के सबसे अच्छे रसोइया द्वारा बनाया जाता था। अति उत्साहित हरि को महल के एक बहुत ही विशाल और सुंदर जगह कक्ष में ले जाया गया, जहां विभिन्न प्रकार के पकवान उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह इतने सुंदर और अनेक प्रकार के व्यंजन देख आनंदित हो गया। पकवान की सुगंध हरि की भूख बढ़ा रही थी और वह बिना एक पल भी गवाए भोजन करना चाहता था। हरि के मार्गदर्शक मंत्री ने उनसे भोजन प्रारंभ करने को कहा और सूचना देकर कि वह तुरंत ही वापस आए, वहां से चला गया। हरि ने मंत्री का धन्यवाद किया। अब हरि के लिए अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन करने का समय था, जो उसने पहले कभी नहीं खाया था। वह खाना खाने के लिए तुरंत मेज कुर्सी बैठ गया। हरि भोजन आरंभ करने ही वाला था, उसने छत पर अपने सिर पर लटकती हुई एक तलवार देखी, जो एक पतले से धागे से बंधी हुई थी। हरि हो गया और उसने सोचा कि यदि ये तलवार उसके सिर पर गिर गई तो उसने जल्दी से भोजन किया और कुर्सी से उठकर भोजन कक्ष से बाहर। कुछ समय बाद राजा से उस मंत्री के साथ आए और हरि से मिले और भोजन के बारे में पूछा। हरि अधिक विस्तार से उत्तर नहीं दे पाया। उसने बस इतना ही कहा कि भोजन अच्छा था। वास्तव में उसने किसी तरह से भोजन समाप्त किया था, इसलिए वो विस्तार से उसके स्वाद के बारे में बताने में समर्थ था। राजा ने किसी से भोजन कक्ष से दोबारा भोजन लाने को कहा और हरि ने से कुछ पकवानों का फिर से स्वाद लेने का आग्रह किया। हरि ने ऐसा ही किया। वह हैरान था कि पकवान बिल्कुल स्वादहीन थे, क्योंकि उनमें नमक ही नहीं था, केवल प्रस्तुति ही अच्छी थी। राजा ने हरि से पूछा कि वह पहले उनके स्वाद पर टिप्पणी क्यों नहीं कर पा रहा। उसने राजा को क्यों नहीं बताया कि उसने जो पकवान चखे हैं उनमें नमक नहीं है। हरि को उन्हें सच बताना पड़ा। उसने प्रण किया कि कैसे उसका ध्यान भोजन पर तलवार पर था, जो ठीक उसके सिर पर एक पतले से धागे से लटक रही थी। जब वो खाने की मेज पर बैठा था, खाना, उसकी सजावट और स्वाद आज बहुत छोटे छोटे प्रश्न थे। पहले उसने जीवन की रक्षा करनी थी। यही कारण था कि वह भोजन पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाया और बिना अच्छे स्वाद लिए बाहर आ गया। दोस्तों, राजा और हरि को बताया कि यदि यही बात पर भी लागू होती है। उसने हरि से कहा, उसके सिर पर बहुत सी तलवारें लटक रही हैं, जैसे पड़ोसी राज्यों के राज्य की सुरक्षा, अकाल और बाढ़ पर नियंत्रण एवं उनके कदम उठाना, सरकारी राजकोष के लिए एकत्रित करना, प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण विषय, नदी से सभी गांव तक सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करने का विषय इतनी अधिक प्राथमिकता का नहीं है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों की नागरिक पालिकाओं का कर्तव्य है और वह यही कारण है कि हमने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की है। हर एक सारे विषय को समझ गया और उसने यह भी पता चल गया कि उसे यहाँ उसके द्वारा की गई आलोचना की गलती का एहसास करने के लिए बुलाया गया था। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और राजा द्वारा उसे इतने व्यवहारिक ढंग से यह सब समझाने के लिए धन्यवाद दिया।
राजा हंसा और उसने अपने क्षेत्र की नाविक सुविधाओं का नियंत्रण बना दिया। योगी बुद्धिमान था जो जानता था कि क्या करना है। हरि बहुत प्रसन्न था। उसने राजा का धन्यवाद किया और इस संजय के साथ अपने वापस लौट गया। इसलिए दोस्तों किसी की भी आलोचना मत करें। नहीं, बहुत ऐसे बहुत परेशानियों के साथ आज बिजनेस को कर रहे हैं। अगर हम अपनी जगह उनको रख के बात करें तो हम गलत हो जाएंगे। बहुत ऐसी महिलाएं जो बहुत कठिन परिस्थितियों से यहाँ पे लगी हुई हैं, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने परिवार को, अपने सारे सुविधाओं को छोड़ के यहाँ लगी हुई है। कोई या कोई भी चीज होती है तो आप अपनी जगह रख के उनसे ऐसा न करें। कोई बात, कोई चीज उसके मन और आवेश में ठेस पहुंचे दोस्तों, तो किसी की आलोचना न करें, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं है जहां वो है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि आलोचना नहीं करना है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ टिके हैं वही बहुत बड़ी बात है। काम नहीं कर रहे हैं, टिके हुए हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें उनके अंतर्मन में आने लगी। धीरे धीरे सारी वापस जा सकती है। जो पानी है जो भी तो आपके पास। दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं केवल अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। जो ये बिजनेस है आपको अपने हाथ में लेने की जरूरत है। आपको सीखना है, आपको स्वयं से सीखना है। जो अच्छा कि पहले मैं खुद सीख जाऊं, मैं तैयार हो जाऊं, तब मैं दूसरे को मैं सहयोग कर सकता हूं। तो यहाँ केवल आपका डेवलपमेंट है दोस्तों। कभी किसी की आलोचना मत करें, क्योंकि आप उनकी स्थिति में नहीं हैं। इसलिए आप यह नहीं जानते कि वो किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। वास्तविक परिस्थितियां क्या है और प्राथमिकताएं क्या है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्यों का अलग अलग महत्व होता है। पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। दूसरों के साथ अपने जीवन का आनंद लेने के लिए कभी किसी को आलोचना न करने की आदत बनाए। कुछ ही में हरि अपने क्षेत्र के नगर प्रशासन की सहायता से नदी से पानी की धारा गांव तक में सफल हो गया। उसने यह पाठ सीखा कि आलोचना करने की अपेक्षा आप अपना स्वयं ये प्रयास कुछ करने में लगाए तो कार्य तीव्र गति से होते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना समय हम आलोचना में लगाते हो उतना समय अपने आप पे खर्च करें, तो आप बेहतर तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। तो पहला मैंने आपको बोला, आप पहला एक चीज है कि आज के बाद जितना आप दूसरे के बारे में करते हैं उतना आलोचना अपने आप से कीजिए दोस्तों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आलोचना से बचे, सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़े। दूसरा एक विशेष चीज में आपके बीच में जो बताना चाहता हूं वो है आभार प्रकट करना और धन्यवाद कहना। पहला मैंने बोला कि कभी भी आप नए साल में किसी की आलोचना न करें। देखिएगा दोस्तों, मैं जो चीजें बता रहा हूं, पहला नंबर आलोचना। आज के बाद किसी की आलोचना नहीं करना, क्योंकि वो जिन परिस्थितियों में वहां पे आप नहीं है, जिन कठिनाइयों में कोई लोग काम कर रहे हैं उनके उस जगह आप नहीं है, इसलिए किसी की आलोचना नहीं करना। दूसरा और धन्यवाद कहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना से प्राप्त किए किसी एक के विषय में विचार करें, हम उनकी सहायता के बिना कैसे सफल हो सकते हैं। वो हमारे जीवन के लगभग हर क्षण में हमारी सहायता करते हैं। अपने घर समान जीवन जीने के लिए परिमाण घरेलू कार्यों में हमारी सहायता नहीं करती। अब परिवार और अपने पिता पति को सहारा देने के कार्य भी करते। वो बाहर के कार्य, खरीदारी, मार्गदर्शन और अन्य विषयों में भी हमारी सहायता करते हैं। हमारे अध्यात्म में शिक्षा ग्रहण करने में सहायता करते हैं। हमारे परामर्शदाता हमारे दृष्टिकोण और कौशल में सहायता करते हैं।
व्यवसायिक संस्थान हमारे व्यवसायिक जीवन की, हमारे प्रगति में हमारी सहायता करते हैं। हमें सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे लिए सामाजिक सुविधाओं, बिजली, पानी, कूड़ा, करकट का प्रबंध आदि कार्य करती है। क्या आप जानते हैं, हम अपना जीवन वृक्षों की तरह जीव पर क्या हमारे लिए कोई सहायता नहीं है? उत्तर है नहीं। हम अपने शुभ चिंतकों और मार्गदर्शकों को सहायता के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें अपनी सहायता करने वालों के लिए क्या करना चाहिए। कई बार तो हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं देते। किसी का जो आपकी सहायता करता है, धन्यवाद करना दूसरी उपयोगी आदत है। इस आदत को डाल लीजिए। जब छोटा मोटा काम हो, कोई भी आपसे कोई सामान हटाता है, कोई कुछ देता है, वो कितना भी कम महत्वपूर्ण, लेकिन उसको धन्यवाद जरूर देना। जो जल्दी से जल्दी हमें अंतर है, यह आदत निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लाएगी। दोस्तों, के लिए ये देखते हैं कैसे बंदरों ने एक टोपी विक्रेता को जवाब दिया। जो अपने बचपन में स्टोरी, परंतु यहाँ कहानी का अंत। टोपी विक्रेता किसी जंगल से जा रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे झपकी लेने की सोची। टोपी की टोकरी तो सभी उसने ऊपर देखा तो इसलिए था कि पूरा पेड़ बंदरों से भरा हुआ था और सारी टोपियां उन्होंने पहन रखी थी। टोपी विक्रेता सोच प्राप्त किया कि अपनी टोपी वापस कैसे ले सकते। सोचते सिर जलाना प्राप्त किया। अगले पल बंदर ने उसकी नकल की और अपना सिर खुजलाना प्रारंभ कर दिया। तुरंत की टोपी सारी बंदरों ने दोबारा उसकी नकल की और अपने सिर की टोपियां उसने अपनी किया। उसने जल्दी से सभी टोपियों को प्रेस किया और बंदरों को धन्यवाद देते हुए वहां से भाग निकला। क्षमा मांगने से आपका मूल्य बढ़ता है और क्षमा करने से आप महान बनते। 50 वर्ष के बाद टोपी विक्रेता का पिता भी टोपी विक्रेता बना और उसने अपने से बंदरों वाली कहानी सुनी थी। अपने दादाजी की तरह हुआ भी उसी जंगल में बहुत टोपियों को वहां पर रखकर झपकी उठा तो देखा पर बैठे हुए बंदर उसके सिर पे ले गए। उसे अपनी कहानी याद और उसने अपना सिर खुजलाना प्रारंभ किया। सभी बंदर सिर खुजलाना टोपी उतारी और बंदरों ने ऐसा किया। वो भी उतार का हवा मिलाना। अब अपने दादाजी की युक्ति से पूरी तरह टोपी बिगड़ाते अपनी टोपी को यह कुछ गया। नकल करते, परंतु वह देख हैरान था। किसी बंदर ऐसा नहीं किया और पेड़ पर टोपियां पेड़ के नीचे उतरा। उसने पड़ी टोपी विक्रेता की टोपी उठाई, उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, धन्यवाद। पढ़ते हो तुम्हारी दादाजी है, अपनी गलती करना, क्षमा मांगना। पढ़ते दो। हम संपूर्ण नहीं है और दोस्तों माइक बंद कर। कुछ लोग माइक भूले हुए हैं, इसकी आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं चाहूंगा कि कोई भी पैनल खोल तो बच्चे को थोड़ा आवाज कम आ रही सर, कट कट कर रही। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर लीडर है पैनल को ओपन करे और मेरे को बना दिया होस्ट पर। काफी लीडर्स हैं पास चीजें हैं, आज मेरा काम नहीं होगा कि जो भी लीडर्स है जिनके पास पैनल है पैनल खोले और मेरे को होस्ट बनाइए, होस्ट बना दे। आवाज आ रही सर? अभी भी कट रही है सर, अभी भी कट के आ रही है।
रही बात सर? यस सर, यस आ रही अभी ठीक। मॉर्निंग आ रही है? फर्स्ट क्लास है सर, फर्स्ट जी क्लास आ सर। रही। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लीडर पोस्ट बनाया हमें असर पर जुड़ी है इससे बात भी ये सुविधा। थैंक यू। आगे की कड़ी में चलते हैं दोस्तों। अपनी गलती, दूसरा नंबर है अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण, संपूर्ण नहीं है और हो भी नहीं दोस्तों। चाहूंगा आप लोग को हो भी नहीं सकते। हम कई बार गड़बड़ी कर देते हैं और अपनी गलतियां दोहराते हैं। हम गलतियां करने के लिए बाध्य हैं। हम कुछ प्रयासों में असफल होने के लिए भी बाध्य हैं। हम किसी को निराशा कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं और कब किसी की उपेक्षा खड़ा नहीं उतर पाते। हम कोई सर्वशक्तिमानी शाली नहीं है। कई बार फेल होना और करना भी उचित है। गलतियां केवल वही व्यक्त कर जो प्रयास करता है, जीवन का एक अभिव्यक्ति है। अब क्या करें जब गड़बड़ी होता है तो फिर प्रकट जिस व्यक्ति ने कार्य अपने गड़बड़ी की है उससे स्पष्ट शब्दों में क्षमा मांगे। लोग उदार होते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो भी उसमें आपका कोई दोष नहीं। आपको बस अपनी गलतियों के लिए मांगने की आदत को धारण करना है कि आपका है जो गलती आपसे अनजाने नहीं की, आपको अपनी गलतियों करने जरूर मांगना चाहिए। थोड़ी मस्ती के लिए एक गधे क्षमा नहीं मांगते। ये कहावत है, केवल गधे क्षमा नहीं मांगते क्योंकि उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि उन्होंने गलती की है। यही कारण है कि वो गधे ही रहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे गधे केवल गधे ही रहते हैं। गधे गधे ही रहते हैं। एक बार एक व्यापारी था और वो दूसरे शहरों में जाकर नमक बेचता था। उसके पास नमक को एक शहर से दूसरे जाने के लिए काफी सारे गधे थे। तो दूसरे शहर के नदी को पार करना था। एक दिन नदी को पार करते समय गधा पानी में फिसल गया और काफी सारा नमक जो उसकी पीठ पर खुल गया। नदी को अपना काफी हल्का प्रतीत हुआ। फिर तो अपना बोझ कम करने के लिए बार बार यही युक्ति अपनाने लगा। जब व्यापारी को लगा कि इस गधे ने अपना बोझ हल्का करने की एक है तो उसने अपने स्थान पर गधे की पीठ पर रुई लादनी प्रारंभ। गधा तो गधा था, सफेद नमक और सफेद रुई में अंतर ही नहीं कर सका। उसने फिर से वही पानी में फिसलने की युक्ति अपनाई। पानी रुई के अंदर पहुंच गया। रुई ने उसे सूख लिया, अधिक भारी हो गया। जब कुछ दिनों तक मैंने देखा कि नदी में वाली युक्ति से तो वो का बोझ बढ़ रहा है, उसने यह तकनीक अपनानी बंद कर और व्यापारी ने उस पर फिर से नमक डालना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, गद्दे हमारे गद्दे ही रहते हैं। चौथा नंबर है दोस्तों, मैं आपको बता ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ इनको नए साल में बदलने की जरूरत है। दूसरों की सहायता करने और दूसरों की सहायता लेना हमारी सामाजिक संरचना में केवल एक सहायता करना भी लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी सहायता करता है। मैं वो दिन नहीं करता जब मैं दिल्ली जन पुस्तकालय नगर दिल्ली में था और भारतीय पुलिस व आईपीएस में अधिकारी बनने का सपना 2 घंटे के ये शारीरिक श्रम फिजिकल एक्सरसाइज करता विद्यार्थियों को कैसे बन सकता। उन्होंने ये प्रशासनिक परीक्षाएं और वो हमारी समझने में सहायता करते थे कि इस भारतीय स्तर की अपेक्षाओं में कैसे इसकी व्याख्या करना कि वो हमें क्या बताते हैं।
आवाज आ रही है सही? कभी कभी थोड़ा गड़बड़ा जाती है सर। कभी कहीं तो पहले सुना गया था तो इसलिए अंदाजा लगा लिया कि कभी कभी ये आवाज कम हो जा रही है। जी सभी को ऐसा हो रहा है क्या? आवाज कुछ फंस फंस के आ रही है सर, खड़खड़ाहट हो रहा है। खड़खड़ाहट की कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं। जी आवाज क्योंकि मैं होस्ट बन चुका हूं मैं, और मैं सभी लोग के माइक को बंद करता हूं और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिक्योरिटी लगाता हूँ, बस को आ गया तो सभी लीडर्स को और स्पॉट में लगा दिया हूं मैं। अब आवाज मेरी आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है सर? आप ही की आवाज कट रही है सर। विनय कुमार जी आ रही है, आप ही की आवाज कट रही है। मैं सर, मैं एक होस्ट अर्चना पाल मैम, गुड मॉर्निंग। पूजा पाल मैम, गुड मॉर्निंग पूजा जी। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू। कुछ हमारे लीडर्स हैं जिनको मैं अभी होस्ट बना दूं मैं। राकेश पाल जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे उठेंगे? अब रजाई छोड़े नहीं तो कैसे उठेंगे? नए साल में भी रजाई पकड़े हुए हैं। सुभाष जी, गुड मॉर्निंग। सुरेश जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर गुड सर। मॉर्निंग सबको सर। आवाज तो आ रही है। गुड मॉर्निंग। नया साल मुबारक। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ Yes, सर जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। वेरी गुड। चलो, कोई लोग तो बोलने वाले हुए। नहीं सर, हम 3:30 बजे बोल रहे मीटिंग में आ गए। नहीं, बहुत लोग तो रजाई खींच के बोल लिए हैं। अरे कुछ काम कर रहे होंगे, अपना कुछ पर्सनल काम। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। काम के लिए तो आज जबरदस्त तरीके से फर्स्ट डे हमारा है, नया साल है, नया जोश है, नया तैयारियां है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दूसरों से सहायता लेना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये जो टीम वर्क है, और मैं सभी लीडर्स को यही कहूंगा कि दूसरों से सहायता लेना कितना उपयोगी होता है। क्या आपने ये कहावत सुनी है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती? इसका क्या अर्थ है? आपको अपनी सहायता के लिए इसमें पुकारना पड़ता है, अन्यथा दूसरों को यह कैसा पता चलेगा कि आपको सहायता की आवश्यकता है। जैसे मैं अभी बुला रहा था कि मेरी आवाज आ रही थी, अपने आप वो आपको सहायता करने के लिए आगे नहीं आएंगे। सहायता के लिए कहना, कुछ मांगना न ही वर्जित है और न ही गलत है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमारे सारे प्लान दे देते हैं, सब चीज दे देते हैं, लेकिन पैसा मांगने में झिझक होती है। काफी लीडर्स के मन में ऐसा होता है कि क्या पैसा मांगू मैं। तो सारे काम आपने सही किया, लेकिन जब प्रोडक्ट का पैसा मांगने की बात आती है या किसी कार्य के लिए पैसे मांगने की जरूरत पड़े, तो आपके अंदर झिझक आ जाती है। बहुत ऐसे लीडर में होती है। यस है ना? यस सर, यस सर। यस सर। होता है। तो सहायता के लिए कहना, कुछ मांगना न ही वर्जित है और न ही गलत है। इसलिए हमारी चौथी उपयोगी आदत दूसरों की सहायता करना, उनसे सहायता लेना है। अपने वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ साथी और सहकर्मी से कार्यालय में, या अपने जीवन साथी, बच्चों और माता पिता से घर में सहायता लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है।
बल्कि जब आप उनसे सहायता के लिए कहते हैं तो सामान्यतः सहज महसूस करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आपको इसे उपयोगी आदत बनाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। आज से आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपने किसी को प्लान दे दिया, आपने उसको जानकारी दे दी, आपने प्रोडक्ट दिखा दिया, सारी चीजों को करने के बाद भी अगर आप जो लास्ट कार्य करना है पैसे की, कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए और इसका पैसा इतना आप मुझे दीजिए, ये चीजें हम लोग मांगते नहीं है, हम लोग शर्म महसूस करते हैं, हम अपने गिल्टी समझते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग होता है। और सारा अगर आपने किया और क्लोजिंग नहीं किया तो सारे काम बेकार हो जाते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आपको इसे एक उपयोगी आदत बनाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। जब आप अपने बच्चों से किसी सहायता के लिए कहते हैं तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता होती है कि इतने बुद्धिमान हैं कि आपकी सहायता कर सकते हैं। इस उपयोगी आदत का प्रयोग करके समय केवल एक विषय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप सहायता तभी मांगे जब आपको सच में उसकी आवश्यकता हो और अब बिना सहायता के आगे नहीं बढ़ सकते। यदि सहायता मांगने का अर्थ अपना कार्य दूसरों से करवाना है तो आपकी स्थिति दयनीय हो सकती है और इसके विपरीत परिणाम निकल सकते हैं। आइए एलेक्स की एक कहानी का आनंद उठाते हैं जिसने अपने शिष्य जॉन को एक विश्वसनीय तरीके मुक्केबाज बनाने में सहायता की। उसके साथ क्या हुआ, आइए इस कहानी से सीखते हैं हम लोग। 48 मिनट हो चुके हैं। एक बार एक महान मुक्केबाज एलेक्स, जिसने बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती थी, उसे बहुत से पदक और पुरस्कार मिले थे। उसने नए मुक्केबाजों को ढूंढने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना की। एक गरीब लड़का था जॉन, वह मुक्केबाजों को उनके दिनचर्या के कार्य में सहायता करता था, जैसे दस्ताने, प्रशिक्षण सामग्री और तौलिया आदि पकड़ाने में, जिनके लिए कुछ थोड़ा बहुत भी मिल जाता था। जॉन की रुचि मुक्केबाजी में भी थी और उसने भी विषय में मुक्केबाज बनने के लिए सोचा हुआ था। जब एलेक्स ने जॉन की रुचि को देखा तो उसने जॉन से पूछा। जॉन ने उसे प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान में असमर्थता जताई क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एलेक्स जॉन के मुक्केबाजी के प्रति समर्पण भाव से बहुत प्रभावित था। उसने जॉन को अपनी अकादमी बिना कोई शुल्क दिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रस्ताव किया। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग जो हवा नहीं बदल सकते, अपनी नावों की पतवार की दिशा बदल लेते हैं। जॉन और एलेक्स दोनों बहुत ही कठोर परिश्रम किया। एलेक्स ने जॉन की मुक्केबाजी की सर्वश्रेष्ठ तकनीकें सिखाई क्योंकि वो अपने शिष्य जॉन को एक विजेता के रूप में देखना चाहता था। भाग्य ने अपना खेल खेला और एक बहुत ही बड़े पुरस्कार वाली राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें एलेक्स और जॉन दोनों ने भाग लिया और आश्चर्यजनक रूप से दोनों अंतिम मुकाबले में भी पहुंच गए। जॉन अपने प्रशिक्षक एवं गुरु के विरुद्ध अंतिम मुकाबले से पहले अजमंसत में था। उसने बहुत सोचा क्या उसे अपने गुरु के विरुद्ध अंतिम मुकाबले में खड़ा होना चाहिए या नहीं। क्या उसे प्रतियोगिता जीतने के लिए अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए या उसे अपने गुरु को सम्मान देने के लिए वह प्रतियोगिता हार जानी चाहिए। आपने क्या किया होता यदि आप जॉन के स्थान पर होते। अंतिम मुकाबले के दिन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और अपनी शूरता को सिद्ध करने के लिए तैयार थे। भारी भीड़ जमा थी और लोग अपनी अधिकतम आवाज में चिल्ला रहे थे। कुछ एलेक्स के समर्थन में थे तो कुछ जॉन को प्रोत्साहन दे रहे थे। जॉन ने बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अंत में उसे विजेता घोषित किया गया। जॉन का सपना सच हो गया था और वो अपने प्रशिक्षक और गुरु एलेक्स को हराकर बहुत प्रसन्न था। यह प्रतियोगिता जीतने के बाद उसे बहुत सा पैसा, नाम और प्रसिद्धि मिली। एलेक्स ने इस हार के बाद शहर छोड़ दिया और किसी अन्य राज्य में जाकर रहने लगा। यह जॉन को कभी पता नहीं चला। वर्षों बीत गए। जॉन बुढ़ा हो गया। जब वो शहर का मेयर था, उसने विजेता बनकर अपने जीवन में बहुत आदर कमाया था। एक दिन उसे पता चला कि उसका गुरु एलेक्स, जिसने 20 वर्ष पहले इस शहर को छोड़ दिया था, इस राज्य में उससे मिलने आ रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने बच्चों और पत्नी को उसका भय आदर सत्कार करने को कहा।
जॉन एलेक्स का धन्यवादी था, क्योंकि एलेक्स ही वह व्यक्ति था जिसने उसके जीवन का निर्माण किया था, उससे मुक्केबाजी सिखाई थी। उसी के बल पर जीवन में धन, नाम और प्रसिद्धि पाने में सफल रहा। एलेक्स जॉन के घर पर आया और जॉन के परिवार ने उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया। एलेक्स के सम्मान में जॉन ने एक बहुत बड़ी दावत का प्रारंभ किया, जिसमें उसने बहुत बड़ी बड़ी हस्ती और नामी गिरामी व्यक्तियों को आमंत्रित किया। एलेक्स भी बहुत प्रसन्न था। दावत के पश्चात एलेक्स जॉन और उसके परिवार से बातचीत कर रहा था। चर्चा के दौरान अचानक एलेक्स ने जॉन को एक बड़ी रोचक प्रश्न पूछा कि उसके जीवन का सबसे प्रसन्नचित पल कौन सा था। जॉन अनापेक्षित रूप से पकड़ा गया, परंतु उसने सच सच बता दिया कि उसके जीवन का सबसे प्रसन्नचित पल वह था जब उसने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में एलेक्स को हरा दिया था। जॉन ने यह भी कहा कि एलेक्स को मुक्केबाजी के आखिरी में हराना एक सपना था। जॉन ने यह भी कहा कि एलेक्स को मुक्केबाजी के अखाड़े में हराना उसका एक सपना था। यदि आप जॉन के स्थान पर होते तो क्या आप यह बात कहते कि अपने प्रशिक्षण को हराना आपके जीवन का सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन था? जैसे ही एलेक्स ने यह सुना, वह अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सका। दोस्तों, जैसे ही नहीं उसके गुरु ने यह बात सुनी, एलेक्स अपने हंसी पर काबू नहीं रख सका। वह इतनी जोर से हंसा कि परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान उस विषय की ओर मुड़ गया। एलेक्स लगातार बेकाबू होकर हंस रहा था। किसी तरह उसने स्वयं पर नियंत्रण किया और हंसते हुए जॉन से पूछा, जॉन, क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो कि तुमने मुझे उस दिन हरा दिया था? एलेक्स अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और अपनी जान की झेप बढ़ती जा रही थी। जॉन ने धीरे से कहा, हाँ एलेक्स, मैं ऐसा सोचता हूं। एलेक्स, जो लगातार हंसता जा रहा था, रुक गया। उसने देखा कि जॉन के परिवार के सभी सदस्य केवल उसी को देख रहे थे। उसने जॉन से कहा कि अच्छा, किसी और विषय पर बात करते हैं, क्योंकि वो उसके परिवार के सदस्यों के सामने इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था। जॉन ने जो बहुत सहज महसूस नहीं करा था, एलेक्स ने आग्रह किया कि वह स्पष्ट करे कि वह क्यों हंस रहा था और क्या कारण है कि वह कुछ जानकारी अब उसके परिवार के सदस्यों के सामने नहीं बताना चाहता था। एलेक्स ने पुनः विषय को बदलने का अनुरोध किया, परंतु जॉन उससे बताने के लिए आग्रह पर आग्रह किए जा रहा था। एलेक्स, जो उसके गुरु थे, गंभीर हो गया और शांत हो गया। कुछ समय तक शांत रहने के बाद उसने बहुत ही दुखी आवाज में जॉन को बताया था कि 25 वर्ष पहले उसके पिता ने कुछ रुपये व्यवसाय के लिए उधार लिए थे और सब गंवा दिए थे। इस बात का ऐसा सदमा लगा कि वो उस ऋण को वापस करने के लिए बोझ तले दबकर उनका देहांत हो गया। जब सारे ऋण को चुकाने का बोझ मेरे कंधों पर था और मेरे लिए पूर्ण ऋण अपने 20 वर्षों में चुकाना भी व्यावसायिक रूप से असंभव था, मैंने लगातार समाधान के लिए सोचा, परंतु कोई रास्ता नहीं निकला। उन दिनों उसी मुक्केबाजी प्रतियोगिता की घोषणा हुई जिसमें भाग लेकर कुछ और पैसा कमाया जा सकता था। मैं अपनी जीत को लेकर निश्चित था, जो मुझे नगद इनाम भी दिलवा सकती थी, परंतु वह उस पूरी ऋण की राशि का केवल 25% था। मुझ पर और पैसा इकट्ठा करने का दबाव था, जो अब मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैं अपने बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण को लेकर बहुत चिंतित था और यह जानता था कि अगर मैं अपने पास जोड़ा हुआ पैसा भी दे दूं तो मैं भी ऋण का पूरा भुगतान नहीं कर पाऊंगा और यह जिम्मेदारी मेरे परिवार की बच्चों के लिए बहुत ही नकारात्मक होगी। ठीक उसी समय एक सट्टेबाज ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि जॉन के साथ उसके मुकाबले पे एक शर्त है जिसका भाव 1.20 है। इसका मतलब है कि एलेक्स की जीत निश्चित है, क्योंकि वो जॉन का कोच है और जॉन को आसानी से हरा सकता है। सट्टेबाज ने एलेक्स से कहा कि वह $1 लाख की शर्त लगा सकता है यदि वो मुक्केबाज को हारने का वादा करे, क्योंकि कुल $20 लाख कमाएगा और उसमें 10 लाख एलेक्स को प्रतियोगिता हारने के लिए दे देगा। उसने एलेक्स को सोचने के लिए 24 घंटे का समय दिया और उसे अपना निर्णय बताने के लिए कहा। एलेक्स प्रारंभ में सट्टेबाज की बात से क्रोधित हुआ और उसने सट्टेबाज से कहा कि वो अपनी बकवास बंद करे, क्योंकि उसने कभी कोई प्रतियोगिता नहीं हारी है।
और अपने शिष्य से प्रतियोगिता हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब एलेक्स थोड़ा शांत हुआ तो उसने बहुत सोचा और किसी तरह वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपने परिवार की भलाई के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह प्रतियोगिता हार जाएगा और 10 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर ने अपने ऋण का भुगतान करके ये शहर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अपने शिष्य से प्रतियोगिता हारने के बाद लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। ये जानते ही जान को गहरा सदमा लगा। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसे ऐसा लगा कि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, कुछ भी नहीं बचा। उसने जो हवा महल उसने बनाया था वह टूट कुट चूर हो गया। उसने वह सब कुछ खो दिया जो उसने वर्षों में कमाया था। वह सोचता था कि वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए लोग उसका सम्मान करते हैं। उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता बनकर बहुत सा धन और सम्मान अर्जित किया था, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। यदि आप एलेक्स के स्थान पर होते तो क्या आपने यह जानकारी अपने शिष्य के 20 वर्षों के बाद उसके परिवार के सामने दी होती, जो हमेशा यह सोचता रहा कि वह जान ही सर्वश्रेष्ठ है। जान की आंखों में लुढ़ककर आंसू उसकी गालों पर आ गए। वह कुछ भी नहीं कर सका। वह विश्वास नहीं कर सका कि वह विजयी हुआ था। अपुत एलेक्स अपने परिवार को सहारा देने के लिए हारा था। जान ने उसे कहा कि यह जीत एक आधार थी जिस पर अपने जीवन का आनंद उठा रहा था। वह शहर का महापौर बना क्योंकि लोग एक विजेता होने के कारण उसका सम्मान करते थे। अब न कुछ आनंदित होने के लिए है और न ही प्रसन्नता मानने के लिए। उसके जीवन की प्रसन्नता चकनाचूर हो गई थी। वो अपने परिवार के सामने स्वयं को लज्जित पा रहा था। वह रात जान के जीवन की सबसे कठिन रात थी, एकदम नींद रहित और बेचैनी भरी। वह पूरी रात सच्चाई के बारे में विचार करता रहा। उसने सोचा कि उसके जीवन का महल किसी और की व्यवस्था के झूठे असम पकड़ा था। वह समझ नहीं सका कि एलेक्स ने उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताकर उसकी सहायता की या उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख दिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। तो दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि नए साल में दोस्तों ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा कि उठो तो आप उठ चुके हैं। दोस्त, 47 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं, सभी लोग उठ चुके हैं। जागो मतलब कि आप जाग चुके हैं और बेहतर तरीके से आप चीजों को सोच पा रहे हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आज इस साल का पहला दिन है 2023 और सभी लीडर्स को मैं कहता हूं कि आज के बाद एक दिन डायरी में लिख लीजिए कि आपके कदम रुकेंगे नहीं। अगर आपकी इनकम इस साल के अंत में जाते जाते अगर 1 लाख रुपया नहीं हो गया तो आप मेरे को कहिएगा। आज से आपके कदम रुकना नहीं चाहिए। आज से आप एक लक्ष्य बनाइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या चीज चाहिए इस साल में। 23 में अब कौन सा अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, उसका लक्ष्य आज लिखिएगा दोस्त। और 25 दिसंबर 2023 को अगर कदम आपके नहीं रुके तो उसको प्राप्त करने में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। और वो एक ही आदमी है जो आपको रोक सकता है, वो आप है स्वयं। आपके कदम कोई भी रोक नहीं सकता। उसको हराने, उसके जिताने, उसको आगे बढ़ाने, जो भी रोकने में जो सिद्ध होगा वो है आप। अगर आज प्रण करें कि 1 साल के लिए पूरी तरह से समर्पित करें अपने आप को, अपने आप के लिए, तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो चीज भी आप लेना चाहते हैं वो निश्चित ही कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए आज से प्रण कीजिए कि आज से मैं उठ चुका हूं, मैं जाग चुका हूं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज से कदम मेरे रुकेंगे नहीं। अगर आज से कदम आपके नहीं रुके तो वो सफलता के पाने के लिए जो आपके पास समस्या है,
अगर आपकी समस्या खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 साल दीजिए दोस्त। सारी चीजों को दरकिनारा करते हुए आप अपने मन स्थिति को बनाकर 1 साल पूरी तन मन से अपने कार्य को करते हुए आप अगर देते हैं तो आने वाला वक्त 2023 आपका स्वागत करेगा दोस्तों। लेकिन आपने अपने पैर को रोका, अपने लक्ष्य को आपने नहीं देखा तो दोस्तों पिछला साल भी चला गया, ये भी साल चला जाएगा और आप वहीं का वहीं रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस साल को एक ऐतिहासिक मोड़ जैसा आप बनाएं। इसमें मेरे को इतिहास रचना है और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य, धन और शांति की तरफ लेके आप जाएंगे। ये वादा कीजिए आप लोग कि मैं अपने परिवार को स्वस्थ, समृद्ध, प्रसन्नचित्त और विकास की तरफ ले जाऊंगा। ये आपके अंदर है, आप चाहेंगे तभी आप ले जा सकते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा दोस्त, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी कमान आपके हाथ में है। अब तो सारी कमान आपको हाथ में दे दी गई है। आप किस तरह से अपने परिवार को सही कर पा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को पार कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करें कि अपने आप को समय दें, किसी को समय न दे दोस्त। अपने आप को आप इस शख्स को दे जिसको लेके आप चल रहे हैं साथ में। ये शख्स आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप में वो शक्ति, अपार शक्तियां हैं जिसे आप महसूस करके हनुमान जी की तरफ आप उड़ सकते हैं पूरा। और आज अपनी शक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं कि आप में सारी वो शक्तियां विद्यमान हैं जो एक इतिहास आप रह सकते हैं। इसमें पट और नो नहीं है। लेकिन आज के बाद अगर आपके कदम रुकते हैं, आप अगर डरते हैं, झिझकते हैं, तो दोस्त आप देश भी ऐसे ही गंवा देंगे जैसे और लोग गंवाते हैं। अगर आपने इन चीजों को अपने मन से डर निकाल दीजिए, अपने अंदर सारी कमियों को निकाल के बाहर करके आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। 5:04 हो गया और हमारे जो बीच में आज एक डायनामिक लीडर्स है और आज सेशन पहली तारीख है और हमारे बहुत जाबाज ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर्स और बहुत जबरदस्त डायनामिक तरीके से काम करते हैं। तो आज हमारे ग्रेट पर्सनालिटी राजीव जी का है सेशन और मैं उनको होस्ट बनाता हूं और रचना मैम है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको सभी को गुड मॉर्निंग करते हुए आपको मैं हैंड ओवर करता हूं। और थैंक यू। आप कोशिश करें कि 53 पार्टिसिपेंट है, कुछ लोग कॉल कर ले और 5:10 पे मैम अगर तैयार है तो अब 2 मिनट या 3 मिनट आप ले सकते हैं। आप पूछ लीजिए राजीव सर से। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। मैं आपको दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं